अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद मईशत का हाल हम सब के सामने है। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी है, जिसमें बिजली बिलों समेत गर्दिशी कर्जों और बिजली की चोरी रोकने से मुतालिक जो इक़दामात हैं उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ। साथ ही साथ ज़मीनी हक़ाइक़ अगर हम देख रहे हैं तो महंगाई ने हंगामा मचा रखा है। आटा, दाल, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल और अब जाकर जो चीनी की कीमतें हैं वो भी आसमान पर पहुंच गई हैं। हमने देखा कि 4 रोज़ के दौरान जो चीनी की कीमत है उसमें 40 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है और जो चीनी अब फ़रोख्त की जा रही है वो 220 से 230 रुपए फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने जो इसकी जिम्मेदारी डाली है वो पीपल्स पार्टी पर डाल दी है और उनका ये कहना है कि साबिक वजारत तिजारत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। अब जिम्मेदार कोई भी हो, अब मामला ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आवाम के लिए अब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। दूसरी जानिब महंगी बिजली भी आवाम के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। पहले ही मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, हड़तालें की जा रही हैं और उस पर सोने पर सुहागा यह है कि कराची में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये बताया गया है कि बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। निगरान हुकूमत ने IMF से भी इस हवाले से बात की थी, उनके सामने भी एक प्लान पेश किया था, लेकिन हमने देखा कि उसकी भी कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके। अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत को कोई कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है और आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि लगता ऐसा है कि जो हालात हैं अब दोबारा से पाकिस्तानी कौम मोमबत्ती के ज़माने में वापस चली जाएगी। और फिर जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से जो प्लान तश्कील दिया है, उनका ये कहना है कि जब तक कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख नहीं किया जाता एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है उस पर भी बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के है और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की जो तारीख़ है उस पर हतमी मुशावरत के लिए भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बुशरा बीबी ने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी के लिए जो है वो एक दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि उनको मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा उनकी जानिब से जाहिर किया गया है। अदालत से उन्होंने रुजू कर लिया है। साथ ही साथ आज एक अफसोसनाक वाक़या हमने ये भी देखा कि गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और 2 अफसर शहीद हो गए और एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल है, निगरान हुकूमत जिस तरह के इकदामात उठा रही है कि मईशत को कंट्रोल कर लिया जाए, आपको लगता है कि इकदामात दुरुस्त समत में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मेरी दुआ है कि निगरान हुकूमत कोई ऐसे स्टेप उठाए कि मईशत को संभाला मिल सके और आवाम के ऊपर को जो भुरकस निकला हुआ है महंगाई से उसको कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन मैं आपके तवज्जो से एक बात बता दूं कि जिस बात के ऊपर तमाम कौम की और तमाम मीडिया की, तमाम लोगों की नज़रें जमी हुई थी और जिसके ऊपर ये राय बनाई जा रही थी कि निगरान हुकूमत के पास मालियाती इख्तियार मौजूद हैं, वो IMF के साथ निगोशिएट कर सकती है और IMF से किसी भी निगोशिएशन के बाद जो है वो रिलीफ लिया जा सकता है। तो आपके तवज्जो से कौम को एक अच्छी खबर बता दूं कि मालियाती जो रिलैक्सेशन थी जो IMF के साथ हुकूमत ने मामला मुज़ाकरात या प्लान पेश किया था, IMF ने वो रिजेक्ट कर दिया है। ये जो है IMF ने वो तमाम तजवीज़ रिजेक्ट कर दी हैं और IMF ने ये कहा है कि इस तमाम प्लान जो हुकूमत ने शेयर किया है इससे 15 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा। पहले आप ये बताइए कि वो 15 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ से जो है पूरा होगा। हुकूमत कहती है कि 6.5 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन IMF ने 15 अरब रुपए का इम्पैक्ट बताया और उन्होंने कहा आप पहले इस बात को लेके आइए सामने, फिर देखेंगे कि हमने कैसे इसको रिलीफ देना है या नहीं देना। सो एक बात तो ये तय हो गई कि निगरान हुकूमत की जो तजावीज़ है IMF नहीं मान रही। जब 15 अरब रुपए के इम्पैक्ट पे तो तजावीज़ नहीं मानी जा रही, तो आप मुझे बताइए कि दीगर जो तजावीज़ है वो कैसे मानी जाएंगी।
असल इशू ये है कि आप खुद लिख के दे के गए हुए हैं, आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं, आपने तमाम चीज़ों को निगोशिएट करने के बाद इन राइटिंग की है। तो जो हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है, आईएमएफ को क्या हमारे साथ इतनी पड़ी हुई है कि वो हमारी जो वेंटिलेटर की मईशत को उठा के और वो ताकतवर तरीके से चलाने दे हमें, ये मुमकिन नहीं है। आईएमएफ के अपने मकासद हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। हमने अपने मसाइल को नहीं देखा, हमने अपनी ख्वाहिशात को देखा। हमने मसाइल को देख के अगर देखा होता तो हम कभी भी इस तरह के एग्रीमेंट की तरफ ना जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी ये मजबूरी थी आईएमएफ का एग्रीमेंट। इस आईएमएफ के एग्रीमेंट को तमाम सियासी स्टेक होल्डर ने एंडोर्स किया हुआ है। सो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत खातिर खा रिलीफ आईएमएफ से निगरान हुकूमत ले पाएगी। दूसरी बात यह है कि $1 1 लीटर तो हो चुका, अब बड़ी तेजी से चीनी जो है वो 300 रुपए की तरफ जा रही है, अपना सफर तय कर रही है। और 1 लीटर $1 1 केजी का फार्मूला या इक्वेशन जो है वो जो है मुझे लगता है कि शायद पूरी होने के करीब है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये चीनी क्यों एकदम इसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गई। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी एक मेजर स्कैंडल सामने आया था कि आपने शुगर को सरप्लस दिखाया, फिर एक्सपोर्ट की, उसके बाद शॉर्टेज दिखाई, फिर दोबारा इंपोर्ट शुरू कर दी। पीडीएम की हुकूमत ने भी यही काम किया, पहले सरप्लस दिखाई, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, अब इंपोर्ट की इजाजत दे दी। और मजेदार बात यह है कि जो साबिका वजीर प्लानिंग है एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि ये तमाम का तमाम के जिम्मेदार तो नवीद कमर साहब हैं, क्योंकि वजीर कामर्स के वजीर वो थे। अब मैंने आपको याद दहानी के लिए शुमाइला ये बताता चलूं कि मैंने कहा था ये बुग़्ज़े तहरीक इंसाफ में इकट्ठे होने वाली पीडीएम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करेगी। तो आप देख लीजिए कि वो इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका। अब आप ये देखें कि इनका ज़र्फ ये है कि हुकूमत ने कलेक्टिव डिसीजन किया और उस कलेक्टिव डिसीजन को काबीना ने एंडोर्स किया, लेकिन जब ये गए अपने अपने हलकों में अवाम के गज़ब और गुस्से को देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमने नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने नहीं किया, नून लीग ने किया। ये इस तरीके से ये मामला करके अवाम से अपनी जान बचाने की कोशिश में है, लेकिन अवाम पहचान चुकी है कि हमारे साथ जो भी जुल्म हो रहा है ये इन शादियाने बजाने वाली पीडीएम की हुकूमत के तवस्सुस से हो रहा है, इन्हीं के फैसलों की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुनव्वर, जरा आपसे हमारा ये सवाल है कि आपको लगता है कि मुआशी बहरान हल करने के लिए जो निगरान हुकूमत इकदाम उठा रही है वो दुरुस्त समत में है, और दूसरा जो चीनी की कीमतों में दिन दिहाड़े इजाफा होता चला जा रहा है उसके पीछे क्या वजूहात हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत जो है उसकी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। ये लोग इलेक्शन करवाने के लिए आए थे और इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी कि ये अपना गैर जानिबदार होंगे और ये अपना जो काम इनके ज़िम्मे लगा वो उसको ईमानदारी से करके चले जाएंगे। तो वो इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इस हद तक की थी और इसी बात पे इत्तेफाक हुआ था ये जो तमाम सियासी जमातों का। अगर इनकी क्वालिफिकेशन ये होती कि ये इकोनॉमी के माहिर होते या ये पब्लिक सेंटीमेंट्स उसकी पल्स के ऊपर इनका हाथ होता तो ये फिर अपनी जमात के बलबूते पे हुकूमत में आ चुके होते। ऐसा नहीं है जी। ये टेक्नोक्रेट्स हैं बेशतर और उनका काम सिर्फ बेसिक इस्लाहात करना हो सकता है, लेकिन फिर अगर ये इलेक्शन कराने वाली हुकूमत है तो मईशत को कौन देखेगा जो कि बुरे हालों में है? मईशत को आने वाली हुकूमत देखेगी, ये इनकी ये जॉब नहीं है कि ये अपना मईशत के हवाले से बुनियादी फैसले कर सकें, ये इनका काम नहीं। ये तो इस कदर बेचारे बेबस है कि ये अपने डिप्टी कमिश्नर जो है उनको भी दफ्तरों से बाहर नहीं निकाल सके। आप ही के प्रोग्राम में मुतअद्दिद ये बात की है कि हमारे जो अनकंट्रोल महंगाई है जो उसको सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनको दफ्तरों से बाहर निकाला जाए तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, आईएमएफ से जो डायलॉग वाली बात आपने की तो मैं इस हवाले से अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हुकूमत सिंसियर एफर्ट करे और जितनी रकम का वो प्लान दे रही है कि इस कदर जो है वो सब्सिडी की सूरत में जो है वो इतनी रकम का फ़र्क होगा और ये दूसरे मद में पूरे करने की श्योरिटी दे तो आईएमएफ को जलाद नहीं है, वो इन चीज़ों को समझता है। वो सिर्फ वो मालियाती डिसिप्लिन चाह रहा है कि भी आप बिला वजह की जो है वो इस तरह की रिबेट ना दें जिससे जो है आपके बजट और इकोनॉमी पे असर आए। तो इस हवाले से सिर्फ उनको मुतमईन करने की ज़रूरत है और
ठीक दलाइल के लेकिन साथ मुनव्वर उसके लिए करेंगे। भी मुआशी आप टीम होनी जब तक जरूरी है ना, आप वही बात। मुतबादल प्लान नहीं देंगे, जी, जब तक आप मुतबादल प्लान नहीं देंगे कि कितनी रकम हमने सब्सिडी की मद में या रियायती बिजली की मद में खर्च करनी है और उसके बराबर फला मद से हम इतने पैसे निकाल के तो उसको एडजस्ट कर देंगे, तो IMF इस मामले पे अप्रूवल दे देगा। और चीनी वाला मामला जो आपने कहा, वो शुगर माफिया जो है वो इससे पहले भी पावर में था, आज भी पावर में है और शायद आने वाले बरसों में भी पावर में रहेगा। बाकी जब तक ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो MPAs और मिनिस्टर खरीदने का धंधा कर रहे हैं, तब तक तो ये सूरत हाल ऐसी रहेगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि भाई इससे पहले जब ये चीनी का बहरान आया था तो फिर उस पर जो इंक्वायरी लगी थी कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी तो दूर की बात थी, लेकिन वो एक उनके बलबूते पे जो चीनी बहरान के जिम्मेदार थे, उन्होंने एक नई सियासी जमात बना के रावलपिंडी से शाबाश ली और उसके बाद जो तहरीके इंसाफ के टुकड़े बखरे करने शुरू कर दिए। तो ये वाले मामला इसी तरह ही रहेंगे। इससे पहले भी जो 19 जमाती इत्तेहाद बना था साउथ पंजाब का, तो वो सिर्फ एक हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए था और उन्होंने अपने मन माने फैसले किए और अपने जो मुफादात थे वो लिए। अभी हम 2-3 दिन पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि $4 बिलियन विदाउट इंटरेस्ट जो लिया गया था, उसका जिम्मेदार कौन है? और वो यहाँ तक जो बात सामने आई थी कि भी $1 बिलियन लेने वाली कंपनी अपने पैसे लेने के बाद हुकूमत से इंटरेस्ट फ्री $1 बिलियन लेने के बाद उसने अपने आप को डिफॉल्ट शो कर दिया। और डिफॉल्ट होने के बाद कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि रिकवरी हो सके। जो थोड़े बहुत एसेट उस कंपनी के नाम पे होंगे तो वो उसकी आधी कीमत भी पूरी नहीं हो सकेगी। तो ये सारा खेल जो है बदनीति के ऊपर है और करप्शन का खेल है। इसमें जब तक शफाफ तहकीकात नहीं होंगी, और ये इस मामले में मेरी होप सिर्फ और सिर्फ हमारी अदलिया से है। अगर अदलिया अपना इंसाफ करने के ऊपर आ गई तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो हालात इससे भी बदतर होंगे। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, अब इलेक्शन तो अल्लाह जाने कब होंगे। अब जैसे कि मुनव्वर भी बात कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये तो इलेक्शन करवाने के लिए आई है, तो जो मईशत है उसका हाल क्या होगा? और दूसरा चीनी के मामले पे जरा बात कीजिए। ये हमारा बुनियादी नुक्ता ही मेरे नुक्ते नज़र से बिल्कुल गलत है कि ये हुकूमत आई सिर्फ इलेक्शन कराने। इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका हुकूमत का। इलेक्शन से ताल्लुक बराह रास्त अब इलेक्शन कमीशन का है। ये असिस्ट करेगी, उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करेगी, जो सारी चीज़ें। एक तो ये नुक्ता बिल्कुल वो है। और दूसरी जो हम IMF की बात करते हैं ना बार बार, ये आगाज़ 2018 से हुआ था। 2018 से पहले क्या शराइत थे, 2018 के बाद किन शराइत पे हुआ, और उसमें शराइत को किसने ब्रीच करके पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया कि दुनिया में कोई हम पे एतमाद नहीं करता। उसके बाद अगर PDM की आप गवर्नमेंट देखें तो पुराने माहदे के तहत जो फुलफिल नहीं किए गए थे उसकी वजह से किस्त रुक गई थी। तो बाद में एक मिड टर्म जिसको कहें वो हुए थे, और आपको याद होगा उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी और हम सब ने भी ये बात की थी कि ये आर्जी सेटअप है। तो हम सारा नज़ला वो पीछे वालों को भी आए, $4 अरब बिला सूद, जिसमें से $1 अरब की इतलात है, बल्कि $4 अरब भी वापसी दिए। निगरान हुकूमत को चाहिए मालूमात करे। ये PTI के दौर में दिए गए थे और दोस्तों को दिए गए थे। ठीक है, इस वक्त शुमाइला पाकिस्तान के ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर और एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले सब नहीं, मैं कह रहा हूँ जो 2 नंबर है वो सब बदकिस्मती से। और शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तानी ही इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। उनमें ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर, एक्सपोर्ट के नाम पर रेबेट लेने वाले, और जो एक्सपोर्ट किया है उसका डालर पाकिस्तान में ना लाने वाले हैं। और ये पाकिस्तानी है, सारे 90% पाकिस्तानी है। और हम इसको पॉलिटिकली उसमें घुमा देते हैं। एक बिजनेसमैन चीनी की 5 रुपये कीमत 2 रुपये बढ़ाकर अरबों बनाता है, अरबों बनाता है। हम सियासतदानों के पीछे लगे होते हैं, हम जागीरदार के पीछे लगे होते हैं कि जागीरदार कहाँ है इस वक्त इस पूरे मुल्क में। क्या हम शील्ड आगे लगाते हैं अपनी लूट मार को बचाने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए। देखिए चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले दौर में क्या अदालत ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था और 70 से 75 रुपये कीमत नहीं की थी? क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके ट्रांजैक्शन पाबंदी नहीं लगाई थी? उसके होते हुए किस तरह ये एक्सपोर्ट हो गई?
किस तरह चली गई। अगर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई हो तो चीनी की कीमत कम हो देखिए सकती है, रुक जखीरा सकती है। अंदोज, एक बात शुमाइला देखें, 200 रुपये या 230 रुपये में आप अभी ऑर्डर करें कि 1 लाख किलो चाहिए या हमें 10 टन चाहिए, क्या आपको नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी भी चीनी, मिलेगी। मिलेगी, क्यों नहीं इसका मतलब है किल्लत नहीं है। जो मुनव्वर भट्ट साहब कह रहे हैं बात सही है, आप डंडा उठाएं, सारे वो करें, ये केयर टेकर के पास सारे इख्तियारात हैं। शुमाइला, हम इनको रियायत देते हैं कि भाई इनके पास इख्तियारात नहीं है, सारे इख्तियारात हैं, सही। हर तरह के इख्तियारात हैं, माली भी, इंतजामी भी। आपको पाकिस्तानी बन के आगे इकदामात करने पड़ेंगे, सही। और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत पर हमलावर है, ठीक उन है। सब के, और फॉरएवर एक ये होगा कि आपको गंदुम और चीनी के हवाले से स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कि जनाब इसकी और भी तो अशिया बुनियादी है, जरूरत है आवाम और की, भी हाँ, अशिया आटा, है। चीनी, आप उसको बात करेंगे शुमाइला। चीनी जी। की, आंखों के अंदर, हमारी आंखों के अंदर जो अब आशुब चश्म की जो एक बीमारी फैली है, आप जी। जाएं, हर मेडिकल स्टोर वाला सही, मुल्क ठीक है। दुश्मन बना हुआ है। बिल्कुल वो ठीक। कहता है जनाब मेरे पास नहीं है, हाँ अगर वो वाली दवाई है ठीक वो मैं आपको देता हूँ सही। और दूसरे नाम से। तो ये हमें सारी चीजें बिल्कुल ठीक करनी है, इस होंगी। पर एक्शन लेना चाहिए। काशिफ आप क्या कह रहे हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बसद एहतराम चीनी का जो कारोबार है वो बड़े बड़े सियासतदानों का ही है। जरदारी साहब की शुगर मिलें हैं, जुल्फकार मिर्जा साहब की हैं, जंगीर तरीन 20% पाकिस्तान की चीनी की खपत के मालिक हैं, इनकी शुगर मिलें। उसके बाद शरीफ खानदान की हैं, ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी की है। आप मुझे बताइए कि इन सियासतदानों की शुगर मिलें हैं, इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकी चल रही है, आप किसी आम बंदे को कैसे मुरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? आप सही। कैसे डिप्टी कमिश्नर भाई ये जो डीलर है ना, डीलर माफिया, कमीशन माफिया जो डीलर है, सही। हजूर मुझे ये बता दीजिए, यूं ना कीजिए इम्तियाज साहब, यूं ना कीजिए इम्तियाज साहब, यूं ना कीजिए। काशिफ मेरा यानी ताल्लुक एक- गांव से, इम्तियाज साहब, पूरी फसल हमारी खरीदते चीनी हैं। की मिल का मालिक कौन है? चीनी की मिल का मालिक कौन है? एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? इंपोर्ट कौन कर रहा है? पॉलिसी कौन बना रहा है? कौन कह रहा है कि हमारे पास शुगर का सरप्लस नहीं कोटा है, है? सब इसके बराबर के जिम्मेदार हैं और खमियाजा सिर्फ और सिर्फ अवाम भुगत रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बड़े अहम अवामी मसले की बात करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या कोई सुनवाई होगी, कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली की ज़ायद कीमतों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। बात बहुत आगे तक जा चुकी है और जमात इस्लामी की जानिब से तो ये तक कह दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हर फोरम पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या अवाम की कोई सुनवाई होगी? मुनव्वर क्या कहेंगे आप? मैं नहीं समझता कि भी इस तरीके से वो मामला को सेटल डाउन किया जा सकता है। जिस तरह कि यहाँ पे असल में ये हुकूमत ने जो पॉलिसी अपना रखी है वो ये है कि वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो उसको मन पूरा करना और आवाम को रिलीफ देने के नाम पे उन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। अगर हुकूमत इस मामले में बड़ी सीरियस हो तो यहाँ पे जमात इस्लामी के एक सेनेटर साहब की वो एक जलसा आम से जो तकरीर है वो बड़ी वायरल चल रही है कि जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से हेड से आप पैसे निकाल के तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शुनी तो यही है कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय अब जो है ना बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाई जाएगी और तकरीबन 10 से 15 रुपये जो है वो ग्रेजुअली बढ़ा के तो इसको 90 रुपये जो फी यूनिट लेके जाने का प्लान है। और ये बात भी उन्होंने बताई हुई है इस मामले में। तो ये सिर्फ जो है ना वो पंजाबी में कहना गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, तो ये वाला काम हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, इम्तियाज साहब आपका इस पर क्या मौकिफ है? कराची के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त, अब कौन सी कसर रह गई? देखिए पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई शोर होगा होता है ना, उसके बिहाइंड कोई ना कोई मामला होता है। मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर ये डिफ़ॉल्ट के हमें खतरे से डराते हैं ना, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? पाकिस्तान का कोई तबाही मच जाएगी। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें कैसे आपने आगे देना है, कैसे क्या आप बात करती है, उसके ऊपर ज़रा लोग एकदम हो जाते हैं कि जहाँ दुनिया में कई जगह पर ऐसा हुआ है। आप उसमें
आप उनसे मुज़ाकरात के लिए वो होंगे, अभी वो नहीं मान रहा, फिर आप वो मानेगा भी और पीछे भी आपके आगे होकर आएगा। और दूसरा के इलेक्ट्रिक का सिर्फ मसला थोड़ी है, पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है। देखिए मेरी तो तजवीज़ ये है कि वो जो दुकानों पर टैक्स का मत करें, IMF से बात मुतबादिल पे जाए ना, 2 से 3 साल अगर अवाम आप पे, ये थोड़ा सा एक मसला आया था जो इन्होंने दफातर पे भी लगाना शुरू कर दी थी, सर्वे सारा मौजूद है, नादरा के पास मौजूद है, जो जितनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं, जितनी इलेक्ट्रिक की, सबके पास है कि दुकान कौन सी है, मकान कौन सा है, अवेलेबल है। ये 10 से 15 दिन में एक्टिव हो सकता है। 3000 से 5000 आप जाएं, तारिक रोड चले जाएं, उधर आप लाहौर की एक इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी मार्केट है, देखें अगर 5000 से 3000 रुपये तक का जो माहना, कितना 100 रुपये रोज, 3000 रुपये, 5000 रुपये कितना होगा, 170 180 रुपये रोज। वो मेरे 8 से 10 जो है ना उनसे ग्राहकों से ले सकता है। आप देखेंगे कि 3 से 4 हजार करोड़, क्योंकि 1 से 1.25 करोड़ का है कि शॉप से 1 करोड़ हम रख लेते हैं, 3 से 4 हजार करोड़ रुपए माना आपके पास आएंगे। आप एग्जिस्ट करें ना, अब 2 साल या 3 साल के लिए करें। और सुपर टैक्स जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो माल खा रहे हैं, जो सारे कर रहे हैं, सुपर टैक्स के नाम पे इनके अब बोलेंगे जी निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। क्यों नहीं है इख्तियारात? आपकी गिरफ्तारी के है ना, आप सारे काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये भी लाएं। ये सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। अगर नहीं भी हैं तो नादरा है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, सबके पास है कि भाई कौन सी शॉप है। आप मत करें IMF से, जब वो होगा। हाँ, अब एक इसमें ये आता है कि लोग भाई ट्रस्ट क्यों करें, आप एक IMF या किसी एक सिंगल अकाउंट बनाएं, उसमें वजीर आजम हो, वजीर खजाना हो, सुप्रीम कोर्ट को उसमें शामिल करें, आप FPCCI और जो लीडिंग है कराची, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद, कोयटा की जो चैम्बर्स हैं उनको और डिग्निटीज को ये आप अकाउंट होल्डर बनाएं कि जो ये पैसा कलेक्ट होगा वो यहाँ पर होगा, और इसके अलावा यहीं से पेमेंट होगी IMF को, और IMF को बोले जनाब ये अकाउंट है, अब हमारी मर्जी कि हम बिजली कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और ये और है शुमाइला कि वो दुकानदार जो आज चीख रहा है, बाहर निकलता है खामखा, वो 3000 देने पे चीख रहा था, आज बिजली कीमत में 15 से 20 हजार रुपये दे रहा है, और बड़ी दुकान वाले 50-50 हजार रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। जब ये आप दे देंगे, एक इतना हैंडसम अमाउंट आपके पास आएगा जो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर आप चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे जो भी चीज हो, आप उसके नर्ख भी मुकर्रर कर सकते हैं। और महंगाई तो है, लेकिन महंगाई इसलिए शुमाइला कि हमारी आमदनी कम है, खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है। ये छाबड़ी वाला भी कितना ही गरीब हो, 5 रुपए महंगी लाता है, 10 रुपए महंगी वो उसको बेचता है। तो हम न्यूज़ 1 के तवस्सुत से सिस्टम बता रहे हैं कि अकाउंट ट्रांसपेरेंट तरीके से खोलें और लगाए इन दुकानदारों के ऊपर, जो मुझसे और आपसे ही बोलेंगे। और जो हड़तालें ताजिरों की जानिब से की गई उसमें अरबों का नुकसान अलग हुआ, तो ये तजवीज़ आपकी बहुत अच्छी है। आप जाएं उसमें और पाकिस्तान को स्टेबल करें, और आप अपनी तनख्वाहों यानी तनख्वाहों की तरफ भी जाएं। ये कभी सुना है किसी दुकानदार से कि उसने अपने मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ा दी, किसी फैक्ट्री ने बढ़ा दी? नहीं, ऐसा तो शाज़ो नाज़िर सुनने में आते हैं कि मुआवजा होता है कि किसी की तनख्वाह बढ़ जाए। काशिफ का मौक़िफ़ लेता है। काशिफ, आपको वैसे क्या लगा है, निगरान हुकूमत मजबूर है या उसके पास कोई ढंग का प्लान ही नहीं है कि आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ दे सके? देखिए, एक जो काबीना है वो बैठी ही आर्जी है, तो वो मुस्तकिल फैसले क्यों करेगी? उसको क्या पड़ी है कि वो मुस्तकिल सरदर्दी अपने गले डाले और फिर जाए यहाँ से। दूसरी बात यह है कि जो जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, ये अच्छी रविश नहीं है। आज अगर जमात इस्लामी इस तरह के एहतजाज करके किसी लाइसेंस को कैंसिल कराने के लिए मूव चलाएगी, तो कल मुस्लिम लीग नून खड़ी हो जाएगी, परसों पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाएगी, फिर JUI फे खड़ी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा आसान काम है। तो आपने सस्टेनेबिलिटी कैसे देनी है? अगर इतने बड़े लेवल पे कोई अग्रीमेंट हुआ है, किसी को लाइसेंस दिया गया है, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उसके साथ कमिटमेंट्स होंगी, उसमें चीजें होंगी। तो हमारा रवैया हमारा रवैया ये है कि हम इंतहा पे पहुंच जाते हैं, शिद्दत पसंदी को अपना लेते हैं और पॉपुलर सेंटीमेंट की तरफ जा रहे हैं। जमात इस्लामी को लगता यह है कि बिजली के मामलों के ऊपर तमाम की तमाम सियासी जमातें पिछले 5 साल से हुकूमत में रही, तहरीक इंसाफ से लेके और पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI फे तक, तो वो समझती है कि वो इक़्तिदार में नहीं रही, तो इस पॉपुलर सेंटीमेंट के ऊपर वो जितना प्ले करेगी तो इलेक्शन में उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सियासत कीजिए, लेकिन उसमें यह ना कीजिए कि सिस्टम स्पॉइल हो जाए या हमारी क्रेडिबिलिटी जो पहले गिरी हुई है वो मजीद गिर जाए। दूसरी बात जो टैक्स की आपने की, देखिए हमारी कौम का मनहसल कौम ये रवैया रविश है कि हम रिश्वत देना अच्छा समझते हैं टैक्स देने से।
हम रिश्वत देना अच्छा समझते हैं, टैक्स देना अच्छा नहीं समझते। और हमारे जो एफबीआर के लोग हैं, जो वापडा के लोग हैं, जो दीगर लोग हैं, किसी भी सरकारी महकमे को उठा के देख लीजिए, वहां पे खुद सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि इतने पैसे हमें दे दो, इतने पैसे तुम खा जाओ, और जो बचा कुचा हो उसको आप सरकार के खाते में डाल दो। जब तक बहैसियत कौम हमारी तरबियत नहीं होगी कि हमने खुद टैक्स देना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क और कौम के ये हम पे कर्ज है, ये हमारा फर्ज है, जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं अपनाएंगे तो हम इस तरीके से चलते रहेंगे। एफबीआर में आप किसी को क्रिटिसाइज कर नहीं सकते। आप एफबीआर के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, एफबीआर आपको टैक्स वो नोटिस भेज देगा कि आपने रिटर्न सही जमा नहीं कराई, उसके बाद एक लिटिगेशन का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूं कि हमें सिस्टम की मॉनिटरिंग के ऊपर जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमें इस विल के ऊपर जाना चाहिए कि भाई रिश्वत को डिस्करेज करें। आप देखें ना जुल्म खुदा का, कि यहाँ पे एक 14वें स्केल का मुलाजिम है या 20वें स्केल का मुलाजिम है तो वो सरकारी मुलाजिम, उसके एहसासे निकलते हैं करोड़ों के, अरबों के, वो कैसे बन गए? तनख्वाहदार तबका अगर कोई एहसासा बनाता है तो वो कैसे बना लेता है? ये बात, इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर कथारसिस होना चाहिए कि एक 12वें स्केल का मुलाजिम वो 2 करोड़ का, 5 करोड़ का डीएचए में घर कैसे बना सकता है? बात वही कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई करप्शन करता है। यस, अगर हमने इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं तो कोई जेन साजी की हो। मैं इस्लामाबाद में, इम्तियाज साहब कराची में और मुनव्वर साहब लाहौर में, हम अगर इस बात को लेके चले तो आपको छोटे ग्रेड के ऐसे बेशुमार मुलाजमीन मिलेंगे जिनके बहरिया में, डीएचए में और पोश इलाकों में घर निकलेंगे। वो कैसे बना लिए गए? वो इसलिए कि लोगों को मोटिवेट किया गया कि हमें रिश्वत दो, कुछ आप खा जाओ, बचा कुचा सरकार को दे दो। मिली भगत से ये करप्शन का कारोबार भी चल रहा है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, सारी से ज्यादा जेन साजी करनी होगी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सियासी मेल मुलाकातें क्या चल रही हैं और मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी अहम सियासी मुलाकातें चल रही हैं। हमने देखा कि सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर क़ानून की मुलाकात हुई, इलेक्शन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे, इस हवाले से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के है। हतमी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा, इस पर भी मुशावरत हुई है। इसके अलावा निगरान सिंध हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इस पर ज़रा हम इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, ये क्या खबर है, इसकी क्या तफसीलात है? देखिए, ये कई मरतबा है, बड़े हक़ाइक़ जो है ना बहुत तल्ख़ होते हैं। आज अगर साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो एक मामला चल रहा है 199 मिलियन पाउंड का, जो अलकादिर ट्रस्ट वगैरह वाला, तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बंदर बाट की तफसीलात तलब नहीं की थी और फ़ाइन करके कर दिया था? नस्ला टावर, जहाँ एक मिडिल क्लास वाला गरीब रहता था, उसके ऊपर कसम खा के बैठ गए थे अदलिया कि इसको तोड़वाना है। रो रहे थे, एक मौत हो गई वो खातून की, मर गए, उसका बिल्डर जो है मर गया, कैंसर का मरीज़ था, मर गया। और जब उधर तो उन्होंने पनिश किया, उन्होंने जी इतने पाउंड, इतने पैसे आप जुर्माना भर दें, आपका मसला हल हो गया। इस्लामाबाद में क्या हुआ था? इस्लामाबाद में तफसीलात ली, बनी गाला को डिसाइड कर दिया गया, बनी गाला। और यहाँ पर औरंगी टाउन, औरंगी नाला, मूसा कॉलोनी या महमूदाबाद सब तोड़वा दिया, गरीबों के घर, सारे गरीबों के घर तोड़वा दिए थे। किसने तोड़वाए थे? अदालत ने तोड़वाए थे। तो इनसे हम नहीं पूछे, इनसे नहीं कहते बंदर बाट। तो हुकूमत ने अगर ये तफसीलात तलब की हैं, वो तो अक्सर तलब करते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं तो मुल्क के सबसे बासर बाख्तियार इदारे के बारे में बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी ये तफसीलात मांगी थी, एडजस्ट कर दिया। गरीब की तफसीलात आई, उसको उठा के फेंक दिया, बोला नहीं ये तो टूटेगा, ये नाला भी बनेगा और ये सारी चीज़ों की। इस्लामाबाद में जहाँ पर जर्नेलों के, जजिस के, ब्यूरोक्रेसी के घर थे, फ्लैट थे, उसको रेगुलाइज कर दिया गया था। बनी गाला को रेगुलाइज कर दिया, बोला आ जाइए जी, एप्लीकेशन, CDA को डायरेक्टिव्स दी गई। तो ये अगर इन्होंने रिसीव की है ये सारी चीज़ें, तो ये इन्होंने अगर दोबारा कॉल की है कि दे दें, होना क्या है? होएगा कुछ नहीं, सिर्फ बेचारा जो गरीब आदमी ने जिसने लिए उसकी कैंसिल होगी। इसका आज तक सैटेलाइट नक्शा तलब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर हाजिर हो, रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैं बुलाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी भी हाजिर हो जाए, सब आते हैं। ये तो हम 8-10 साल से, जब आई थिंक के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से कराची के ऊपर सोमोटो शुरू हुआ है। दुनिया की तारीख का वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, उसका सबसे बड़ा सोमोटो है, जो अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है।
इससे पहले जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे सही। यहाँ पर आए थे, कोरोना की सारी जब हुकूमत ने कोई एक्टिव की वो सारी, और दूसरी एक शुमाइला जो काशिफ एक बात कह रहे थे सारी के जी एग्रीमेंट के लिए के जो इलेक्ट्रिक या कोई भी हो, देखिए पाकिस्तान में रविश तोड़नी पड़ेगी अगर आईपीपीज हो, के इलेक्ट्रिक हो, XYZ हो, ठीक है। जिससे गलत टर्म्स और कंडीशन पे मुआहदे हुए, ठीक है। जो अवाम के खिलाफ जा रहे मुआहदे, उसको रिविजिट उस पर- करने उस का पर- डालना उसको- पड़ेगा। सिर्फ ठीक ये नहीं है। कि जमात इस्लामी या सही, पीपी ठीक या है। सारे लोग वो कर रहे हैं उसके ऊपर होगा। सही। काशिफ, आप जरा हमें ये बताइएगा कि बड़ी अहम मेल मुलाकातें चल रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी मुशावरत की गई है, साथ ही साथ सदर मुमलिकत की भी मुलाकातें हुई हैं, क्या चल रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो आपको याद होगा 17 अगस्त की डेट दी गई, फिर उसको मिड ऑफ सितंबर के ऊपर लेके गया, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ कारकुनों का खून गर्म रखने की डेटें हैं, ये आने वाले नहीं है। अब 15 अक्टूबर की डेट दे दी गई कि 15 अक्टूबर को आ जाएंगे। जब अक्टूबर आएगा तो फिर देखेंगे हालात साजगार क्या होते हैं या नहीं होते। और बुनियादी तौर पर उनको पता है कि सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब चले जाएंगे, काजी फाइज साहब आ जाएंगे, उसके बाद कोई अदलिया में हालात साजगार होंगे तो वो आ जाएंगे। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि वो कल के आते आ जाएं और आके इस मुल्क की सियासत को संभालें, और उसके बाद हमें ये लगता है कि वो मईशत को संभाला देंगे। इलेक्शन जीतने के बाद खुदा करे कि वो आए, जीते और मईशत को संभाला दे और आवाम को, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। हमें तो कोई इसमें एंजाइटी नहीं है। जहां तक बात है सदर साहब की मुलाकातों की, तो सदर साहब का भी चूंकि टेन्योर खत्म हो रहा है और सदर साहब के ऊपर भी 2 डिबेट इस्लामाबाद में चल रही है कि वो अपने टेन्योर खत्म होने पे वो घर चले जाएंगे, और सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है, वो जो है वो आगे कायम मकाम सदर होंगे। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं होता तो मेरा ख्याल है ये सदर कंटिन्यू कर सकते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गुफ्तगू हुई वो ये हुई कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक कानून था जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी सुना है कोई इंक्वायरी वगैरह हो गई है और हकायक से मोहतरम सदर साहब को आगाह कर दिया गया है कि हकायक क्या थे, चीजें कैसे हुई, चीजें कैसे नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद देखा कि सदर साहब भी खामोश हो गए हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को तब्दील करने की दोबारा बात भी नहीं की। तीसरी बात जो इम्तियाज भाई ने जिस तरह की, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं, और मैं थोड़ा सा खुल के बता दूं कि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मलिक रियाज साहब मौसूफ थे, जिनके तमाम जो जमीनें जो अलॉट की गई थी उसके ऊपर केस चले, और उसके बाद 400-450 अरब रुपए का एक जुर्माना करके उनके तमाम चीजों को रेगुलराइज कर दिया गया। देखना यह है कि मैं हमेशा जो बात कहता हूं कि अदलिया के गर्दन पे उनके फैसले हैं, तो वो इन्हीं तनाजुर में कहता हूं कि यहाँ पे ख्वाहिश के फैसले हुए, यहाँ पे अवाम की फलाह के फैसले नहीं हुए। अगर अवाम की फलाह के फैसले होते तो शायद हम इस सूरत हाल में ना होते, शायद हम, हमारी अवाम, हम इससे बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते। यानी फेज देखा गया है। अच्छा मुनव्वर, जरा आप हमें ये बताइएगा कि परवेज इलाही का जो मामला है उसमें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है और कल उन्हें पेश करने का हुक्म भी दिया गया है, ये मामला कहां तक पहुंचा है? ये आज ही ये फैसला हुआ। ये हमने अपने आखिरी प्रोग्राम में ये बात की थी कि अभी इस मामले में अब लाहौर हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए। ये इससे ज़्यादा बेतौकीदी जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म की हो नहीं सकती जो हो चुकी है। तो वो हमारी शायद बात किसी ने सुन ली, या फिर जज साहब को खुद से ख्याल आ गया कि ये वाकई उनकी तौहीन हुई है, तो उन्होंने इस पे शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और समन किया कि कल वो उनकी अदालत में परवेज इलाही को लेके पेश हों, IG इस्लामाबाद। तो अब ये पंजाब पुलिस ने तो इस हवाले से आज की जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें साफ ही कह दिया, हमें इतला नहीं है कि वो चौधरी परवेज इलाही कहाँ पे नहीं है। हालांकि सारा दिन जो है और अदालत में कहे लग गए इस बात पर कि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जी, वहाँ से जेल से लेके अस्पताल लेके आया, वहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट हुई और उनके टेस्ट वगैरह हुए। तो ये इस तरह का मामला, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये इस पे भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकेगा और शायद कल भी तौहीन अदालत हो जाए और परवेज इलाही साहब को पेश ना किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नैब ने भी वो अदालत के फैसले के खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी है, सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया है कि भी उसको DV में सुना जाए। तो अगर वो उसके ऊपर समन हो जाता तो फिर ये कार्रवाई सारी ठीक है। अच्छा मुनव्वर, जरा एक चीज हमें और बताइएगा कि आपके महबूब कायद के भाई जो हैं वो कब वापस आएंगे? उनकी कोई हतमी तारीख फाइनल हुई है या अभी बस एक नई तारीख? ऐड कर लें, डॉक्टर साहब भी लंदन चले गए हैं। अच्छा,
अच्छा, इससे पहले वो अगर आपको याद हो तो कोई 2-3 हफ्ते पहले भी वो शहबाज साहब की एक ट्वीट थी और उनका स्टेटमेंट था कि मियाँ साहब जो है वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे और 15 अक्टूबर की डेट अभी तक चल रही है। मुस्लिम लीग नून ने उनके इस्तकबाल के लिए कमेटियां भी बना दी हैं और पूरे पंजाब में उनकी जो तंजीम मौजूद है वहाँ पे फर्दन जो भी अहदेदार हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस कर दिए गए। जो उनके टिकट होल्डर थे, जो MNA थे, MPA थे, उनकी भी ड्यूटियाँ लग गई हैं कि वो 15 अक्टूबर को अपना लोगों को लेके तो लाहौर एयरपोर्ट पहुँचना है उन्होंने। सॉरी, अभी एयरपोर्ट वाला मामला मैं अपना जल्दबाजी में कह गया। अभी वो शायद क्योंकि अंडर पिछली दफा भी शहबाज शरीफ है, वो एयरपोर्ट ज़ाहिर पहुंचने से इत्तला पहले यही गायब हो गए थी। थे, जब आपको याद होगा आ रहे थे। हाँ नहीं, जी वो वाला मामला दूसरा था। अभी तो सही। वो पूरी कंसेंट के साथ ही आएंगे। और अभी तो मैं जहाँ तक शुनीद है वो तो ये है कि मियाँ साहब अपनी वापसी के हवाले से कुछ शराइत भी रखी हुई थी ठीक कि है। ये काम होने चाहिए। तो वो इतला यही है कि वो मियाँ साहब की हस्बे मंशा काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। अब उनको कहा जा रहा आजा सैया तेरा इंतज़ार है। लेकिन ठीक है। शुमाइला, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, प्रोग्राम अभी का भी ग्रे लिस्ट के अंदर हैं ठीक है, मियाँ साहब। वो हिम्मत नहीं कर सके पहले, इस पे हम अप्रैल में आ किसी सकते थे। प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और वही कि कुछ शराइत हैं, अगर वो पूरी हो गई तो उसके बाद ही फिर वापसी का टिकट कटाया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।